time and I'm going to start with question number 9. What are the physiological action of cortisol on protein and carbohydrate metabolism? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, मतलब पिछली वीडियो में पढ़ा कि अच्छा ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं, छोड़ो नहीं पहले प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं। अमाइनो एसिड जो है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज से मोबिलाइज होते हैं, यानी कि मसल्स और लिवर के अलावा जितने भी सारे टिश्यूज हैं वहाँ से हमारे पास प्रोटीन की होगी कैटाबॉलिज्म और सारे अमाइनो एसिड आ जाएंगे ब्लड में अमाइनो एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, फिर वो सारे अमाइनो एसिड जाएंगे लिवर में और वहाँ पे जाके प्लाज्मा प्रोटीन बनाएंगे और ग्लूकोज बनाएंगे, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएंगे लिवर में फ्रॉम द मोबिलाइजिंग अमाइनो एसिड फ्रॉम द एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज, इसलिए मैं कहती हूँ पहले हम प्रोटीन्स करते हैं। और साथ में हमारे पास क्या करता है, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन जो है वो कम करा देता है पैदा अदर सेल्स, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल एक तो ग्लूकोज बना रहा है, दूसरा ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन भी खत्म कर दी बाय डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 नीडेड फॉर ग्लाइकोलिसिस और डिक्रीजिंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, यानी कि सेल के अंदर ग्लूकोज जाएंगे नहीं, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस से भी और डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन से भी, दोनों से हमारा क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर हो जाएगा हाई। एंड सेकंड पार्ट इज कुशिंग सिंड्रोम के फीचर्स। कुशिंग सिंड्रोम के फीचर्स अभी हमने किए थे, बफलो टॉर्सो, मून फेस, मस्कुलर अमेजिंग इफेक्ट, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, इंक्रीज ब्लड कॉर्टिसोल लेवल, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ 17 हाइड्रोक्सीस्टेरॉइड्स, पर्पल striae on skin, water retention, salt retention, hypertension and thin skin, purple striae, hirsutism, poor wound healing. Then again, what are the action of cortisol on protein and how cortisol secretion is regulated? cortisol क्या करा रहा है प्रोटीन में, एक्स्ट्रा हेपेटिक प्रोटीन्स को करा रहा है कट डाउन, उनकी कट डाउन से बनेंगे अमाइनो एसिड जो बनेंगे वो आएंगे ब्लड में, ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड का लेवल हो जाएगा ज्यादा, फिर ये सारे अमाइनो एसिड जाएंगे तहत लिवर में, वहाँ पे जाके करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन की सिंथेसिस, क्योंकि लिवर के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन बनती है सारी की सारी, प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल हो जाएगा ज्यादा और साथ में लिवर में जाके क्या करेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेंगे। सेकंड पार्ट इज हाउ इट इज कंट्रोल्ड डिफरेंट स्ट्रेसेस, लाइक कोई इंजरी हुई है, पेन नोसिसेप्शन हुई है, इमोशनल पाथवे, यहाँ पे हमारे पास कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए हैं, सर्केडियन रेगुलेशन, इन सब के रिलीज के चक्कर के अंदर हमारे पास हाइपोथैलेमस इफेक्ट होगा, वहाँ से रिलीज होगा CRH यानी कि कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो एक्ट करेगा एंटीरियर पाइट्यूटरी पे, वहाँ से रिलीज होगा ACTH और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, वो एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर जोन ऑफ वेसिकुलेटा पे एक्ट करेगा और एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होगा कॉर्टिसोल, प्लाज्मा की कॉर्टिसोल कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आएंगे और उनके बाद ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक से जब अपने काम परफॉर्म कर लेगा, एंटीरियर पाइट्यूटरी में ACTH को भी इनहिबिट कर देगा नेगेटिव फीडबैक से और CRH को भी इनहिबिट कर देगा हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन था यंग फीमेल कंसल्टेड हर फैमिली फिजिशियन, और उसमें हमारे पास ये था कि उसको मसल स्पैस बहुत ज्यादा हो रहा था, नमनेस आर्म और लेग में हो रहा था, उसका कैल्शियम प्लाज्मा कैल्शियम का लेवल कितना था 6.5, नॉर्मल कितना होता है 9, यानी कि उसका कैल्शियम का लेवल हो गया लो, तो उसको क्या कंडीशन होगी, टेटनी, और उसका प्लाज्मा का कैल्शियम लेवल नॉर्मल है नहीं जी, नॉर्मल होता है 9.8 से 11.5, उसका प्लाज्मा कैल्शियम लेवल नॉर्मल तो नहीं है, नॉर्मल से कम है, इसी वजह से उसे टेटनी और मसल स्पैज़म वगैरह हो रहा है। मैकेनिज्म क्या है कि उसके न्यूरॉन्स जो है वो ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे और उनका थ्रेशोल्ड एक्शन पोटेंशियल के लिए हो जाएगा डिक्रीज, जिसकी वजह से बार-बार कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर जाएंगे, यहाँ तक कि सोडियम हल्का सा भी अंदर जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, मसल कंट्रैक्ट करेंगे, इससे मसल हो जाएंगे स्पैज और हो जाएगी हमारे पास टेटनी। अ बॉय 12 ईयर रिटार्डेड ग्रोथ, फादर जो है उसको फिजिशियन के पास लेके आते हैं, वो सिर्फ 5 से 6 साल का बच्चा लगता है, हालांकि वो 12 साल का है, और उसकी फिजिकल इंटेलिजेंस जो है वो भी हमारे पास कम है, उसके बॉडी पार्ट्स जो हैं उनकी ग्रोथ प्रोपोर्शनेट है। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्लू है जो हमने पहली वीडियो में हमने पहले भी किया था। उस बच्चे को है ड्वार्फिज्म, क्योंकि उसका साइज छोटा है नॉर्मल हाइट से। ड्वार्फिज्म के टाइप्स क्या होती हैं, अफ्रीकन पिग्मी, लेविलोरॉन ड्वार्फिज्म। अफ्रीकन पिग्मीज के अंदर हमारे पास सोमैटोमेटिन C की कमी होती है और लेविलोरॉन ड्वार्फिज्म के अंदर ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर्स खराब होते हैं, ग्रोथ हार्मोन जितना मर्जी रिलीज होता है वो काम नहीं करेगा, और इसके अंदर हुआ क्या है कि ग्रोथ हार्मोन की इनसफिशिएंट प्रोडक्शन है इंटीरियर पाइट्यूटरी से, जिसकी वजह से हमारे पास पीपल का होगा शॉर्ट स्टेचर, यानी कि उस बच्चे का होगा शॉर्ट स्टेचर और वो 10 साल का होकर भी 4 साल का लगेगा, और बॉडी की होगी प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होगी, लेकिन रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो स्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफेक्ट ऑफ कॉर्टिसोल ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एज वी हैव डन इन दिस वीडियो स्टार्ट। कॉर्टिसोल ने ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है, कैसे, दो तरीकों से, एक ये हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा इन द लिवर, दूसरा हमारे पास ग्लूकोज यूटिलाइजेशन ऑफ सेल को कर देगा डिक्रीज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 को डिक्रीज करके, इस तरह से हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। सेकंड पार्ट है कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिजीज के दरमियान हमें करना है डिफरेंशिएट। Cushing disease is adenoma on pituitary gland and too much ACTH is produced and too much cortisol is released. And Cushing syndrome is various symptom with cortisol or corticosteroid in body. अब ये क्या चक्कर है, Cushing जो डिजीज है उसके अंदर ACTH बहुत ज़्यादा है, जो Cushing सिंड्रोम है उसके अंदर cortisol बहुत ज़्यादा है, और बाकी जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर पाइट्यूटरी एडेनोमा होगा, हमेशा यही कॉज होगा। इसके अंदर कुशिंग सिंड्रोम के अंदर पैचुटरी एडेनोमा कॉज हो सकता है, लेकिन कभी जरूरी नहीं कि हर दफा ही कॉज। इसके अलावा हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड की मेडिकेशन जो है वो हमारे पास इसकी कॉज नहीं होंगी, यानी कि डिजीज की कॉज हमारे पास नहीं होंगी है, और सिंड्रोम की कॉज ये हो सकती है कि हम बाहर से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स उस बच्चे को दे रहे हैं या उस आदमी को दे रहे हैं। ACTH के लेवल इसमें हमेशा हाई होंगे क्योंकि पैचुटरी एडेनोमा है, इसके अंदर जरूरी नहीं कि हमेशा हाई हो। ट्रीटमेंट हमने क्या करना है, ट्यूमर को ट्रीट करना है सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी के जरिए, इसमें डिपेंड करता है कॉज क्या है कि हमने पैचुटरी को रिमूव करना है, नॉन पैचुटरी ट्यूमर है तो उसको रिमूव करना है, रेडिएशन थेरेपी देनी है या मेडिकेशन देनी है, डिपेंड करता है कि कहाँ पे कॉज आ रही है, उस कॉज को ट्रीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैंक्रियास। पैंक्रियास जो है वो हमारे पास 2 हार्मोन सीक्रेट करता है, बीटा सेल से इंसुलिन जो कि हमारे पास ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर कराती है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को करती है डाउन, और अल्फा सेल से ग्लूकागॉन जो कि हमारे पास रिलीज कराती है ग्लूकोज को और ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कराती है ज्यादा। इसके अलावा हमारे पास सोमैटोस्टेटिन जो कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है, और ये डेल्टा सेल से रिलीज होता है, और PP सेल से पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज होता है। इसी क्वेश्चन का हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इनलेस फैक्टर इन विच इंसुलिन रिलीज जो है वो ज्यादा होगी,
यानी कि वो सब्सटेंसेस जो इनक्रेटिन है यानी कि इंसुलिन को रिलीज करेंगे वो क्या क्या है। ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा, इंसुलिन रिलीज होगी ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल कर सके। फ्री फैटी एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तब भी इंसुलिन रिलीज होगी। ब्लड के अंदर अमीनो एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तभी हमारे पास इंसुलिन रिलीज होगी। ग्लूकागॉन की कंसंट्रेशन अगर ब्लड के अंदर ज्यादा होगी तब भी हमारे पास इंसुलिन रिलीज होगी। ग्रोथ हार्मोन, कोर्टिसोल, इंसुलिन रेजिस्टेंस इन ओबेसिटी भी ये काम कराएगी। जीआईटी हार्मोन लाइक गैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, केराटिन, जीआईपी और ये सारे भी इंसुलिन रिलीज करेंगे। इसके अलावा पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन बाय एसिटाइलकोलिन, बीटा एडिनर्जिक स्टिमुलेशन और सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स लाइक ग्लिपिजाइड एंड ग्लिमिपेराइड, टोलाबेटामाइड एंड क्लोरप्रोपामाइड और रिपाग्लानिडिन और इतने सारे याद करने की जरूरत नहीं, बस ग्लिबिराइड, ग्लिप्साइड और ग्लिमिपेराइड या टोलब्यूटामाइड, बस ये इतने बहुत हैं। अगेन गोना रिवाइज, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए, अमीनो एसिड्स बढ़ जाए, फैटी एसिड्स बढ़ जाए, ग्लूकागॉन बढ़ जाए, ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए, कोर्टिसोल बढ़ जाए। इंसुलिन रेजिस्टेंस ओबेसिटी के केस में लाइक टाइप 2 मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन तो इसी से रिलीज होती है ना। और हमारे पास जीआईटी हार्मोन लाइक गैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, केराटिन, जीआईपी रिलीज हो, पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन हो, बीटा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन हो और सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स लाइक ग्लिबिराइड, ग्लिप्साइड, ग्लामिपेराइड और टोलब्यूटामाइड, ये सब हमारे पास जो है इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाएंगे, इसलिए इनको कहते हैं इनक्रेटिन्स। नेक्स्ट इज नेम द हार्मोन ऑफ एंटीरियर पाइट्यूटरी एंड व्हाट आर सोमैटोमेटिन्स। एंटीरियर पाइट्यूटरी से हमारे पास हार्मोन रिलीज होते हैं, उसके अंदर आता है ग्रोथ हार्मोन, एसीटीएच, टीएसएच, जीएच यानी कि गोनेडोट्रोप्स, जिसके अंदर आते हैं एफएसएच, एलएच, ये इसके अंदर आते हैं, प्रोलैक्टिन। ये सारे जो है हमारे पास एंटीरियर पाइट्यूटरी से हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो हैं। इसके बाद हमारे पास ये है कि सोमैटोमेटिन्स क्या है। सोमैटोमेटिन है हमारे पास इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स जो कि ग्रोथ हार्मोन के एक्शन को मजीद बेहतर बनाएंगी। ग्रोथ हार्मोन टेक्स इट्स एक्शन और इसकी रिलीज के लिए ग्रोथ हार्मोन अपना एक्शन परफॉर्म करता है और डिफरेंट फंक्शंस लाइक फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन वगैरह परफॉर्म कर पाता है सोमैटोमेटिन्स की वजह से। अगर सोमैटोमेटिन्स की कमी होगी तो अफ्रीकन पिग्मी डवार्फिज्म होगी। 45 ईयर ओल्ड फीमेल, 3 मंथ्स फैटीग, हंगर, थर्स्ट। अब ये हंगर और थर्स्ट क्या बता रहे हैं? डायबिटीज, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया और देयर इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन यानी कि पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया हो गए सारे। तो अब हम इसको डायग्नोस क्या करेंगे? डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। नंबर 1 45 ईयर ओल्ड है, ओल्ड पेशेंट के अंदर हमारे पास टाइप 2 होती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि मिक्सचरेशन क्यों इंक्रीज किया। अब उस पेशेंट के अंदर, फीमेल पेशेंट के अंदर ग्लूकोज है बॉडी के अंदर ज्यादा रह गया। ग्लूकोज का होता है ऑस्मोटिक इफेक्ट। ग्लूकोज जब हमारे पास ट्यूबुलर रिअब्जॉर्प्शन से मूव करेगी तो ग्लूकोज की क्वांटिटी जब हमारे पास डायबिटीज के अंदर इंक्रीज कर जाती है अबाउट 180 से ज्यादा, तो वो यूरिन में एक्सक्रीट होती है। यूरिन में जब वो एक्सक्रीट होगी तो साथ में वाटर भी लेके आएगी, इस वजह से आज मिक्सचरेशन जो है वो ज्यादा होगी। व्हाई शी इज हंग्री ऑल द टाइम? ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल फॉर द एनर्जी वो खराब है, उसके रिसेप्टर्स जो हैं इंसुलिन के वो हमारे पास खराब है। इंसुलिन जो है वो जब रिसेप्टर पे अटैच नहीं करेगी सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगी। सेल को यही लगता रहेगा कि हमारे पास ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो उस बेचारी आंटी को हमेशा भूख लगती रहेगी। व्हाई शी इज ऑलवेज थर्स्टी इसलिए क्योंकि हमारे पास ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जो है वो हमारे पास स्टिमुलेट करेगी ऑस्मोटिक रिसेप्टर को, क्योंकि ब्लड के अंदर हमारे पास ग्लूकोज रिटेन होगी। जब वो ग्लूकोज ब्लड के अंदर ज्यादा होगी तो ब्लड के अंदर सोल्यूट ज्यादा हो गया तो पानी हो गया कम, पानी कम होगा तो हमारे पास प्यास लगेगी तो वो थर्स्टी फील करेगी। टाइप्स क्या है? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इसी को मजीद देखने के उसको क्वेश्चन नंबर 2 था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन क्यों बढ़ी है? ग्लूकोज है डिफ्यूज नहीं करती पोर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन से, तो वो क्या करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो आउट ऑफ द सेल मूव करेगा। वाटर आउट ऑफ द सेल मूव करेगा तो एक्सेसिव ग्लूकोज है वो स्पिल होगी फ्रॉम द यूरिन और ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑफ ग्लूकोज की वजह से वाटर भी साथ में जाएगा। वाटर साथ में जाएगा तो हमारे पास मैसिव फ्लूइड लॉस होगा यूरिन में, तो उसकी यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ग्लूकोज अपटेक बाय सेल जो है वो इंपेयर हुई है तो हमारे पास को इंक्रीज यूटिलाइजेशन और डिक्रीज स्टोरेज की वजह से हमारे पास हमेशा वो हंग्री रहेगी और थर्स्टी क्यों रहेगी? मैसिव फ्लूइड लॉस की वजह से, ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑफ ग्लूकोज की वजह से हमारे पास एक्सेसिव फ्लूइड के अंदर हमारे पास ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है। ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है तो हमारे पास उसके हाइपोथैलेमिक थर्स्ट सेंटर जो है वो हर वक्त स्टिमुलेट रहेंगे और शी फील ऑलवेज थर्स्टी। ओके, तो हमने पैथोफिजियोलॉजी देनी है 43 ईयर ओल्ड लेडी जिसको डायग्नोज हुआ है टॉक्सिक गोइटर। एक्चुअली में हुआ यह है कि एंटीबॉडीज थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन जो हैं वो उसके अंदर टीएसएच के अगेंस्ट बन गई हैं, जो कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड के ऊपर रिसेप्टर के ऊपर जाकर अटैच कर जाएंगी। जब वो रिसेप्टर के ऊपर अटैच करेंगी तो वो साइक्लिक एम्पी सिस्टम के थ्रू हाइपरथायराइडिज्म रिजल्ट करेंगी, T3 T4 का लेवल बढ़ा देंगी। थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन जो हैं वो उनके इफेक्ट थायराइड ग्लैंड पे टीएसएच से भी ज्यादा होते हैं और 12 घंटे तक वो लगी रहेंगी। जबकि हमारे पास जो टीएसएच है वो 1 घंटे तक होता है, उसका टाइम इफेक्ट जो होता है। जब हमारे पास 1 घंटे T3 T4 बन रहे हैं और इस केस में हमारे पास 12 घंटे बन रहे हैं। 12 घंटे बनेगा तो ज्यादा बनेगा, जब ज्यादा बनेगा तो उसको हो जाएगी थायरोटॉक्सिकोसिस या टॉक्सिक गोइटर। थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज कर जाएगा। फीचर्स क्या होते हैं हाइपरथायराइडिज्म? वेट लॉस मोर देन 100 पाउंड्स, डायरिया होगा, मसल वीकनेस, हाथों में उसके ट्रेमर्स आएंगे, एक्ट्स ऑफ थैलमोस यानी कि आंखें फट जाएंगी, बाहर आ जाएंगी, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, हीट इंटॉलरेंस होगी, बाउल मूवमेंट यानी कि उसकी जीआईटी की मूवमेंट्स बढ़ जाएंगी, ट्रेमर्स आएंगे उसके हैंड्स में, फाइन चेकिंग होगी, नर्वसनेस, एजिटेशन, एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया, थिनिंग और स्मूथ वेलवेटी स्किन, फाइन ब्रिटल हेयर, इंपोटेंस होगी मेल के अंदर है वो इनफर्टिलिटी कॉज हो जाएगी, इरेगुलर स्कैंड पीरियड, मेंस्ट्रुएशन खराब होगी और फटीग, वीकनेस, रैपिड हार्ट बीट और पाल्पिटेशन होगी, इरेगुलर हार्ट रेट। और ये सब कुछ क्यों होगा? क्योंकि थायराइड ग्लैंड है वो ग्रोथ, सीएनएस की डेवलपमेंट, सीवीएस और मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। जब ये इन सब चीजों को अफेक्ट करेगा तो इन सब की खराबी भी आएगी थायराइड के साथ।